हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक आईएसएसओ की एमसीक्यू सीरीज में आपके लिए नया चैप्टर लेकर आया हूं, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे दो टॉपिक्स आपको देखने को मिलेगा, सोशलिज्म इन यूरोप कि कैसे इस यूरोप में समाजवाद का, सोशलिज्म का जो होता है चलन चलता है। यहाँ पे ऑल टुगेदर हमको बहुत ही ज्यादा स्टैटिक डेटा देखने को मिलता है, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा देखने को मिलता है कि रॉबर्ट ओवेंस का नाम आ जाता है और कई अदर लोगों का नाम आ जाता है जो कि एक नई नई टाइप से आइडियोलॉजी बनाते हैं और साथ साथ अलग अलग पार्टीज फॉर्म करते हैं ऑल ओवर यूरोप में। फिर हम बात करेंगे इसी सोशलिस्ट के इफेक्ट का किस पे, रशिया पे आ जाएगा, कहां पे अपना रशियन रेवोल्यूशन 1905, 1917, 1917 और साथ साथ बात करेंगे किसके बारे में, लेनिन के बारे में, लेनिन ने क्या क्या काम करे क्या क्या नहीं करे। तो इस तरीके से पूरा जो है स्टैटिक जी के जब हम बात करते हैं, स्टैटिक फैक्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो काफी कुछ आ जाता है। साथ में अचीवर्स लेवल क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो वो ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर्स आ जाएंगे, मैच द फॉलोइंग आ जाएंगे, ये सब चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट देखते हैं कि पूरा का पूरा सोशलिज्म यूरोप और रशियन रेवोल्यूशन के क्वेश्चन जो हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, डैश वांटेड अ नेशन व्हिच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। ऐसा कौन सा ग्रुप था जो कि क्या चाहता था, एक ऐसा नेशन चाहता था जिसमें सभी रिलीजन क्या हो, बराबर या समान तरीके से रहे और सबको टॉलरेंस मिलता रहे। आप आंसर देख लेते। चलिए कंजर्वेटिव्स की बात करूं तो कंजर्वेटिव वो ऐसा ग्रुप था जो कि कोई भी टाइप का चेंज नहीं चाहता था। ये चाहता था कि ठीक है, इन्होंने एक्सेप्ट करा था 18th सेंचुरी तक आते आते कि भाई चेंज जो है वो इनएविटेबल है, आप कुछ भी चालो तो चेंज तो थोड़ा थोड़ा आएगा ही। बट ये चाहते थे कि हमारे जो पुरानी समाज है, जो पुरानी सोसाइटी है, जो पुराना सोशल थ्रेड है उसको इंटैक्ट रखा जाए और जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करे जाएं उस ऑर्डर में जिसमें कि ओल्ड रेजिम जो है वो काफी पावरफुल रहे। तो कंजर्वेटिव तो आंसर यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो साथ साथ हट जाएगा क्या, ऑल ऑफ दिस। बात करते हैं रेडिकल्स के बारे में, तो ये एक ऐसा ग्रुप था जो कि क्या था, रेडिकली चेंज चाहता था और ये चाहता था कि जो मेजोरिटी है उसका रूल आए, क्या आए, मेजोरिटी का रूल आए। और साथ साथ क्या कहते थे, जो ये वुमेन्स थी, वुमेन्स को भी बहुत सपोर्ट करा था इस रेडिकल्स ने। रेडिकल्स भी यहां से हट जाएगा। तो लिबरल्स की जब बात आती है तो लिबरल्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि एक ऐसा नेशन एस्टैब्लिश करना जहां पे कि सारे के सारे रिलीजन जो है आपस में हार्मनी से बन सकें और एक ऐसा स्टेट पैदा हो सके जिससे क्या हो, जो ऑल रिलीजन्स को टॉलरेट कर सके। बट इसमें कुछ बुराइयां भी थी साथ साथ, जैसे क्या कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी उसको ये सपोर्ट कर रहा था, वुमेन्स सफ्रेगेट और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता था। बस ये चाहता था कि रिलीजन के बेसिस पे सोसाइटी का जो हो फॉर्मेशन हो और ऑल टॉलरेंस ऑफ रिलीजन आ सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने, बी, लिबरल्स। लिबरल्स वो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था जो चाहता था कि क्या करे, एक ऐसा स्टेट बने, एक ऐसी कंट्री बने जो कि क्या हो, टॉलरेट ऑल रिलीजन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिबरल्स। लिबरल्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। तो दे डिड नॉट वांटेड वोट फॉर वुमेन, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट, ये भी बिल्कुल सही बात हो जाएगी। ये चाहते थे कि जो लोगों के पास प्रॉपर्टी हो, जो टैक्स दे सके, वो लोग क्या कर सके, वोट कर सके, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उन लोगों को इंक्लूड करा जाए। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये भी ट्रू है, दे वर डेमोक्रेट्स, ये आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। डेमोक्रेट्स अपने आप में एक नई विचारधारा थी जो डेमोक्रेसी के बेस पे बनी हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, दे वर डेमोक्रेट्स। डैश वांटेड अ नेशन in which government based on majority of a country's population। ऐसा कौन सा ग्रुप था इनमें से जो ये चाह रहा था कि कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी के बेसिस पे सिलेक्ट करी जाए। तो लिबरल्स की बात करें तो लिबरल्स नहीं, ये क्या चाहते थे, ये एक नेशन ऐसा चाहते थे जो कि रिलीजन को टॉलरेट करे। कंजर्वेटिव की बात करें तो ये चेंजेस चाह रहे थे बट धीरे धीरे चेंजेस चल रहे थे, ये जो पुराना सोशल थ्रेड था उसको इंटैक्ट रखना चाह रहे थे। सोशलिस्ट की बात करें तो सोशलिस्ट अपने आप में एक मॉडल ऑफ इकोनॉमी और पॉलिटी हो जाती है बट ये एक थिंकिंग नहीं होती, मॉडल ऑफ पॉलिटी आ जाती है। तो आंसर क्या जाएगा इसका, डी, रेडिकल्स। आंसर क्या रहेगा इसका, डी, रेडिकल्स। रेडिकल्स ऐसा चाहते थे कि एक गवर्नमेंट कैसी बने, मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन के बेसिस पे बने। किस पे, मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन के बेसिस पे। आंसर क्या जाएगा इसका, डी, रेडिकल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेडिकल्स। क्या करना है हमको, करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है किसके रिगार्डिंग में, रेडिकल्स के। दे अपोज्ड वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये क्या करते थे, सॉरी, दे अपोज्ड वुमेन सफ्रेगेट, जी हाँ ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये क्या करते थे, सपोर्ट करा करते थे। ठीक है, ये क्या कहते थे, सपोर्ट करते थे। दे वर अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, बिल्कुल सी बात है, ये भी साइज गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी का थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया करते थे। दे लाइक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, दे वर अगेंस्ट, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट होगा। आंसर क्या जाएगा, दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड द वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। आंसर क्या जाएगा इसका, बी।
चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा ऐसा था जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पे था, ठीक है, लिबरल्स, कंजर्वेटिव, सोशलिस्ट, ऑल ऑफ दिस। तो सोशलिस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये क्या थे, अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी थे। लिबरल्स की भी जब हम बात करते हैं वो भी थे। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा सोशलिस्ट सी, ठीक है। लिबरल्स की बात करते हैं या कंजर्वेटिव्स की बात करते हैं तो ये हमारे किस में आती थी, 17th और 18th सेंचुरी की बात आ जाती है, ठीक है। बट हम सोशलिस्ट की जब हम बात करते हैं तो सोशलिस्ट एक ऐसा मॉडल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटी है जो कि किस पे बिलीव करता है, आपके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड प्रॉपर्टी पे, या आप कह लीजिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे बिलीव करता है। किसके, एडगर और अपने किसके, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था ये आइडियोलॉजी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, सोशलिस्ट। डैश सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी। न्यू हार्मनी इनमें से कौन बनाना चाहता था, जो कि क्या थी, एक टाइप की कोऑपरेटिव कम्युनिटी थी, ठीक है। यहां पे बात करते हैं, ये हम किसके बारे में बात करते हैं, यूरोप के बारे में। यूरोप वाला सेक्शन जो आता था जहां पे सोशलिज्म यूरोप की बात करते हैं, तो यूरोप में हमारे पास कुछ नाम आते हैं, स्पेशली दो बहुत बड़े नाम आते हैं। एक आता है लुइस ब्लांक और एक आता है रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। जिसेपी मैसिनी की बात करें तो ये इटालियन रेवोल्यूशनरीज थे, तो ये तो हट जाएगा, कार्ल मार्क्स ने भी क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। लुइस बैंक और रॉबर्ट ओवन की जब बात आती है तो इनमें से रॉबर्ट ओवन थे जो कि क्या चाहते थे, एक न्यू हार्मनी करके एक कम्युनिटी बनाई जाए जो कि क्या करे, कोऑपरेटिव कम्युनिटी बात करेंगे इसमें। कोऑपरेटिव कम्युनिटी में क्या, कि जो लोग हैं आपस में साथ में आए और एक दूसरे की हेल्प करना चाहे, तो वही हो जाती है क्या, आपकी कोऑपरेटिव कम्युनिटी। आंसर क्या जाएगा इसका, डी, रॉबर्ट ओवन। Who wanted the government to encourage cooperatives in France? इनमें से कौन सा ऐसा इंसान था जो कि फ्रांस में क्या करना चाहता था, कॉपरेटिव्स को डेवलप करना चाहता था, ठीक है। तो फ्रेडरिक एंगल्स की बात करते हैं और कार्ल मार्क्स की जब हम बात करते हैं तो ये दो इंसान ऐसे थे जिन्होंने क्या दिया था, आपको सोशलिज्म दिया था, ठीक है। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी किसने दी थी, इन्होंने दी थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों तो होंगे नहीं, ठीक है। फिर साथ साथ अपना डी भी कट जाएगा, आंसर का जाएगा लुइस ब्लांक। लुइस ब्लांक ऐसे इंसान थे जो कि फ्रांस में काम करा करते थे, रॉबर्ट ओवेन्स ब्रिटेन में काम करा करते थे, अबाउट अगेन कम्युनिटी कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, लुइस ब्लांक। कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्या है, वॉज। तो मतलब बात हो रही है किस बारे में, जब ये अपनी आइडियोलॉजी दे रहे थे उस टाइम पे, या अपनी बुक में जब इन्होंने लिखा था उस टाइम पे जिन्होंने क्या बताया था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी है वो किस टाइप की है, तो वो कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी है। क्या है, पूंजीवादी है। और इसी पूंजीवादी के अगेंस्ट में क्या आया था, कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में क्या आया था, सोशलिस्ट आया था। तो इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ए, कैपिटलिस्ट। क्या जाएगा, ए, कैपिटलिस्ट। कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड फॉर अ डैश सोसाइटी। देखो अब हम क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट से क्या रिलेट करते हैं, तो हम कम्युनिस्ट रिलेट करते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, कम्युनिस्ट सोसाइटी की कल्पना करी थी, एक ऐसा यूफोरिया करा था जिसको कम्युनिज्म नाम दिया गया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, कम्युनिस्ट, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड फॉर अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। जब हम बात करते हैं रैडिकल के बारे में, ये एक आइडियोलॉजी हो जाती है। कैपिटलिस्ट के तो वो अगेंस्ट में थे, और कंजर्वेशन के अगेंस्ट में भी ये क्या, कंजर्वेशनिस्ट भी क्या हो जाएगी, एक टाइप की आइडियोलॉजी हो जाएगी। आंसर क्या जाएगी इसका, डी, कम्युनिस्ट सोसाइटी क्या चाह रहे थे, कार्ल मार्क्स चाह रहे थे। Who was the name of an international, what was the name of an international body formed by socialist? सोशलिस्ट के द्वारा एक इंटरनेशनल लेवल पे जो बॉडी फॉर्म करी गई थी, ठीक है, सोशलिस्ट द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे जो बॉडी फॉर्म करी गई थी उस बॉडी का नाम क्या है। तो सेकंड इंटरनेशनल, सोशलिस्ट पार्टी, वर्कर्स इंटरनेशनल या कम्युनिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी की बात करते हैं तो ये हमारे 1800s और 1900s में फॉर्म होती है। बट जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसके बारे में, सेकंड इंटरनेशनल के बारे में। किसके बारे में, सेकंड इंटरनेशनल के बारे में। वर्कर्स इंटरनेशनल पार्टी की जब हम बात करते हैं तो वो रशिया में ही हमको रेवोल्यूशन के दौरान देखने को मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, सेकंड इंटरनेशनल। By 1905, socialist and trade unionists formed a labor party in dash and socialist party in dash। मतलब यहां पे किसकी बात हो रही है, कंट्री की। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सोशलिज्म दो बहुत कंट्रीज में ज्यादा उग रहा था, जहां पे आप कह सकते हो बहुत ही ज्यादा फैल रहा था। एक था ब्रिटेन और एक था आपका क्या, फ्रांस, ठीक है। तो जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं, जब हम हमारा इवन इंडियन नेशनल मूवमेंट की भी बात करते हैं तो उसमें लेबर पार्टी के बारे में बात आती है। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात आई तो वहां पे लेबर पार्टी ही थी उस टाइम पे, जो क्या थी, जिसमें प्रेसिडेंट हुआ, प्राइम मिनिस्टर जो थे वो उस लेबर पार्टी से ही उस दौरान 1930s के दौरान थे, ठीक है। तो लेबर पार्टी कहाँ की हो जाएगी, ब्रिटेन की हो जाएगी, ठीक है। तो लेबर पार्टी कहाँ आई, ब्रिटेन में आई। तो सबसे पहले ब्रिटेन का ऑप्शन को कहाँ देखने को मिल रहा है, सी वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। और सोशलिस्ट पार्टी की बात होती है तो वो फ्रांस में एस्टैब्लिश होती है। कहाँ होती है, फ्रांस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ब्रिटेन
और फ्रांस। ठीक है, सीक्वेंस भी याद रखिएगा, हमेशा पहला वाला ब्लैंक हमेशा पहले में ही आएगा। ब्रिटेन हमको ऑप्शन में यहाँ पे भी मिल रहा था, बट वो सेकंड ब्लैंक में मिल रहा था, ना कि हमको फर्स्ट वाले में। आंसर क्या जाए इसका? लेबर पार्टी कहाँ फॉर्म होती है? ब्रिटेन में होती है। सोशलिस्ट पार्टी कहाँ फॉर्म होती है? फ्रांस में होती है। What are the two important legacies the Paris Commune is popularly remained for? देखो अब पेरिस कम्यून समझो क्या है। पेरिस कम्यून बेसिकली एक टाइप की गवर्नमेंट फॉर्म होती है 1800s के बाद में, ठीक है, रिपब्लिक स्टैब्लिश होने के बाद में, ठीक है, जो कि क्या करती है, बहुत कुछ महीनों के लिए थी और काफी रेडिकल इन नेचर हुआ करती थी। तो इस पेरिस कम्यून की जब हम इसकी जब लेगेसी की बात करते हैं इन ऑप्शंस में से, तो एक आता है हमारे पास क्या? रेड फ्लैग। क्या आता है? रेड फ्लैग। तो इन्होंने रेड फ्लैग निकाला था, जो इनकी मिलिट्री थी उनके उस पर था, और साथ साथ मार्शियलाइज जो उनका क्या था उस टाइम पे पेट्रियोटिक सॉन्ग था। तो ये दो चीजें थी जो कि किसकी लेगेसी है? आपकी इस पेरिस कम्यून की लेगेसी है। आंसर क्या जाएगा इसका? 2 और 4। यहाँ पे क्या है? 2 और 4 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर हमारे पास आ जाता है डी, 2 और 4 ओनली। आंसर क्या जाएगा इसका? डी। The fall of monarchy in February 1917 and the events of October are normally called। ठीक है, फरवरी 1917 की बात आती है और अक्टूबर 1917 की बात आती है, तो हम किसको रिलेट करेंगे? रशिया को। ठीक है, चलो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो ये 1789 में चालू हुआ था, 1789 में चालू होता है और अल्टीमेटली काफी आगे तक जाता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन तो यहाँ से टोटल हट जाएगा। जार रेवोल्यूशन की नाम की कोई चीज नहीं थी। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो हुआ था वो एक बेसिकली मॉडल ऑफ इकोनॉमी और सोसाइटी को एस्टैब्लिश करने में हुआ था, ना कि इसके लिए एक पॉलिटिकल एजेंडा के लिए। तो आंसर क्या जाएगा इसका? बी, रशियन रेवोल्यूशन। रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे। करंट डे में इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रशियन एम्पायर में इंक्लूड थी? फिनलैंड, आर्मेनिया, लतविया। तो ये तीनों की तीनों कंट्रीज जो थी ये उस टाइम पे रशिया में क्या थी? इंक्लूडेड थी। रशिया का एम्पायर बहुत बड़ा हुआ करता था। आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो उसमें बहुत ही ज्यादा सारे क्या था? अलग अलग नेशनलिस्ट लोग थे, अलग अलग नेशनल के अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हुआ करते थे जो कि इंक्लूड हुआ करते थे रशिया में। तो रशियन एक पॉपुलेशन थी और एक नॉन रशियन पॉपुलेशन थी। तो नॉन रशियन पॉपुलेशन में ये तीनों कंट्रीज आया करती थी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ दीज। At the beginning of the 20th century, about 85% of Russians earned their living through। 20th century की बिगिनिंग की बात हो रही, मतलब 1900s की बिगिनिंग की बात हो रही। 85% जो रशिया की जनता थी वो क्या करके अपना गुजारा करती थी? देखो 20th सेंचुरी की बिगिनिंग की बात करूं, 1900s की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे एक्सक्यूज मी, यूरोप में तो क्या हो रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बट रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी भी नहीं आया उस लेवल पे। तो ज्यादा से बात जो तो पॉपुलेशन है, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो किस चीज को लेके अपना गुजारा करेगी? तो एग्रीकल्चर को। ठीक है, क्या है? क्योंकि ये प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राइमरी ऐसी चीज है जिसको बेच के, जिसको करके क्या करा जा सकता है? आप कह सकते हो कि अब रोजगार चला जा सकता है। इंडस्ट्री की बात आती है, सेकेंडरी एक्टिविटी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी तक रशिया में नहीं आया है सर। और अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है सर्विस और ट्रेड भी कहां से ही आएगा? ठीक है, ट्रेड थोड़ा बहुत हो सकता हो, क्योंकि भाई क्या होता था, जो फूड ग्रेन्स थे वो यूरोप में ट्रेड करे जाते थे, बट ट्रेड पे ज्यादातर जार का ही क्या था? अधिकार था। तो आंसर क्या जाएगा इसका? ए, एग्रीकल्चर। In the countryside, large properties were owned by nobility, crown, orthodox church। तो आंसर क्या जाएगा? all of these। देखो ओल्ड रेजिम की बात है, फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी ऑफ नेचर दिखा रहा है, नोबिलिटी आ गया, क्राउन आ गया और चर्च आ गया। तो तीनों जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट प्लस राजा जो हो गया वो हो गया। आंसर क्या जाएगा इसका? डी, ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या रहेगा इसका? डी, ऑल ऑफ दीज। ऑर्थोडॉक्स या आप कह लीजिए फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी ऑफ नेचर को शो करता है ये चीज। In April 1917, the Bolshevik leader Dash returned to Russia from his exile। तो फाइनली अप्रैल में कौन आता है? तो हमारे रशियन जो बोल्शेविक लीडर हैं, तो बोल्शेविक लीडर इनमें से कौन से? देखो जार निकोलस तो वो था, रूलर था, कार्ल मार्क्स भी हट जाते हैं, मार्फा वसिलिवा जो था वो कोई दूसरा लीडर था, इन बोल्शेविक्स का नहीं था। आंसर क्या जाएगा इसका? व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन ही थे जो कि क्या थे? इन बोल्शेविक्स के लीडर थे। आंसर बी, व्लादिमीर लेनिन। लेनिन आर्ग्यूड दैट द बोल्शेविक पार्टी शुड रीनेम इटसेल्फ दी। जब बात करते हैं 1817 अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में, तो जब फाइनली बोल्शेविक क्या होते हैं? पावर में आ जाते हैं और कुछ सोशलिस्ट सोसाइटी एस्टैब्लिश करने के लिए क्या करते हैं? कुछ स्टेप्स इनिशिएट करते हैं। तो उनमें से सबसे पहले एक स्टेप ये भी होता है कि बोल्शेविक पार्टी को रीनेम करना। तो बोल्शेविक पार्टी को रीनेम करने के लिए जो होता है, अब आइडिया देते हैं लेनिन क्या कि हमको क्या नाम रख देना चाहिए? अब कम्युनिस्ट पार्टी नाम रख देना चाहिए। क्या रख देना चाहिए? कम्युनिस्ट पार्टी नाम रख देना चाहिए। इसका आंसर क्या जाएगा? डी, कम्युनिस्ट पार्टी।
द बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज टू डैश प्रॉपर्टी। जब बोल्शेविक की बात है, ये लोग क्या करते थे, सोशलिस्ट पार्टी स्टैब्लिश करना चाहते थे, तो ये अपोज किसके थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के। ये चाहते थे कि करना है सोशलिज्म स्टैब्लिश करना, कम्युनिज्म स्टैब्लिश करना, तो उसमें क्या था, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी वो अपोज थी। सारी प्रॉपर्टी जो सोर्सेज ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए वो लोगों के पास होनी चाहिए, या आप कह सकते हो गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, और उसके बाद वो लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। आंसर क्या जाएगा इसका, ए, प्राइवेट प्रॉपर्टीज। 5-year plans for economic development was started in Germany, France, China, none of these। तो आंसर क्या जाएगा इसका, none of these। क्यों? क्योंकि भाई साहब अभी तो हम क्या कर रहे हैं, रशियन कर रहे हैं। याद हो स्टालिन ने इसको इंट्रोड्यूस करा था कहां पे, रशिया में सबसे पहले, ठीक है। तो स्टालिन सबसे पहले 5-year प्लान की शुरुआत करता है रशिया में, तो इस फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इनमें से ऐसी कोई भी कंट्री नहीं थी जिन्होंने 5-year प्लान्स को था एज एन इकोनॉमिक मॉडल अपनाया और डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ते गए। चलो अब देखते हैं थोड़े हमारे क्या अचीवर्स लेवल के क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। Which among the following were the demands of Lenin, which is also known as April thesis? April thesis में ऐसी कौन कौन सी फर्दर डिमांड्स थी जो कि इसमें इंक्लूड होती हैं? War to be brought to a close, land to be transferred to peasants, bank should be nationalized, Tsar Nicholas to be hanged। देखो ऊपर की जो तीन चीजें हैं ये हमको क्या इंडिकेट कर रही हैं, एक सोशलिस्ट सोसाइटी, ठीक है। और आपको पता है कि लेनिन ने क्या करा था, सोशलिस्ट सोसाइटी स्टैब्लिश करने के लिए कदम भी बढ़ाए थे, और इस अप्रैल थीसिस में उन्होंने ये भी कहा था कि जो करंट प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं वापस डेस्पोटिक हो जाएगी, सोशलिज्म की ओर नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो हैं ऊपर की, ये तो ऑफकोर्स की बात है अप्रैल थीसिस में थी, और उन तीनों चीजों को किसने अचीव करा है, आपके लेनिन ने अचीव करा है। तो बट फाइनल की जब बात आती है, ज़ार निकोलस शुड बी हैंग, ये चीज अप्रैल थीसिस में बिल्कुल भी नहीं थी, ये चीज क्या थी, अप्रैल थीसिस में बिल्कुल भी नहीं थी। तो करेक्ट क्या क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, फोर्थ वाला जो है वो करेक्ट नहीं होगा। देखते हैं, 1, 2, 4 करेक्ट खत्म हो गया, 2, 3, 4 खत्म हो गया, 1, 2, 3 एंड ओनली। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, 1, 2 एंड 3 ओनली। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट विच वन आर ट्रू एंड विच वन आर फॉल्स। ठीक है भाई, ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं। मेनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन रशिया इन 1980, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फैक्ट्रीज 3 ऐसा नहीं कहूंगा, बट बहुत ही पॉकेट साइज में थी, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड जगहों पे थी, हर कहीं जगह नहीं थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे बिल्कुल भी कुछ नहीं था, बहुत कम फैक्ट्रीज थी, और वो कम फैक्ट्रीज भी क्या थी, कॉन्सेंट्रेटेड थी कुछ ही जगहों पे। कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन स्टील प्रोडक्शन क्वाड्रपल्ड, ये ट्रू हो जाता है स्टेटमेंट कहां पे, जब हम बात करते हैं 5 years प्लान के सक्सेस के बारे में। ठीक है, द वर्क डे एंड समटाइम्स 8 hours इन स्मॉल वर्कशॉप्स, ये भी ट्रू हो जाता है किसमें, अगेन आपके किसमें, स्टालिन के टाइम पे ट्रू हो जाता है। वुमेन मेड अप ऑफ 50% ऑफ द फैक्ट्रीज ऑफ द लेबर फोर्स बाय 1914, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। वुमेन क्या थी, 31 to 34% तक बनाया करती थी किसमें, लेबर में, जब किसके टाइम पे, 1914 के टाइम पे। ठीक है, तो आंसर क्या है, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स। चलिए देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। हमारे पास आता है ए ऑप्शन, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स। चलिए, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नंबर 1 क्या बोल रहा है, सिविल वॉर। सिविल वॉर कब होता है, तो लेनिन के आने के बाद होता है। लेनिन कब आता है, 1917 में आता है, और तुरंत उसको क्या फेस करना पड़ जाता है, एक सिविल वॉर फेस करना पड़ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3। ठीक है, दैट मीन्स 1918। ठीक है, चलो एब्डिकेशन ऑफ सार की जब बात करते हैं, तो अक्टूबर 19 और जो फरवरी 1917 में क्या होता है, फाइनली जो जार होता है वो थ्रोन अब्डिकेट कर देता है। तो आंसर इसका क्या जाएगा, 2 का 1। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉमिटर्न की बात आती है, और फिर बिगिनिंग ऑफ कलेक्टिवाइजेशन की। बिगिनिंग ऑफ कलेक्टिवाइजेशन की जब हम बात करते हैं, तो ये स्टालिन का प्रोग्राम था, जो कि 1929 में आता है। किसमें, 1929 में। ठीक है, तो 3 का क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। 1919 कॉमिटर्न के बारे में क्या हो जाएगा, 1, 3, 2, 1, 3, 4 और 4, 2। चलो देखते हैं मैच कर रहा है क्या कुछ अपना। 1 का 3 देखो, सबसे पहले तो 3 यहीं आ रहा है एक अपने पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। बाकी में तो है ही नहीं, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर भी देख लेते हैं, 2 का 1, 3 का 4 और फाइनली 4 का 2। आंसर क्या आ जाना चाहिए इसका, बी। बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट स्टेटमेंट। चलो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट विच वन आर ट्रू एंड विच वन आर फॉल्स। ठीक है, 1905 पेजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेंट एंड मर्डर्ड द लैंडलॉर्ड्स, बिल्कुल ट्रू बात है। क्या है ये, ट्रू है। पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1905, बिल्कुल ट्रू है। रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स वर पार्टी इन 1906 और फाइनली सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी वर फॉर्मड इन 1902। इन जब की जब हम बात कर रहे हैं, तो जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी जो थी वो 1906 में नहीं थी, 1892 में एस्टैब्लिश होती है।
ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। और जब हम बात करते हैं सोशलिस्ट रशियन रेवोल्यूशनरी पार्टी की, तो ये 1902 में ही स्टैब्लिश होती है। ये हो जाएगा ट्रू। तो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। देखते हैं, ऑप्शन मैच करते हैं। ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ऑप्शन सी। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन सी। चलिए, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलो ठीक है, ब्लडी संडे की बात करते हैं तो रशियन 1905 का रेवोल्यूशन आ जाता है, तो 1 का क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, जाइडिस की बात कर दी जाती है तो ये मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे जो जिसने क्या करी थी, हेल्प करी थी लेनिन की एक सिविल वॉर को एंड करने में। तो 2 का क्या आ जाएगा? 1। प्राइस राइस की बात करते हैं तो 1904 में क्या होता है? प्राइस राइस आता है, जिसकी वजह से एक इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी बन जाता है किस चीज का? आपके 1905 रशियन रेवोल्यूशन का। ठीक है, तो 3 का क्या हो गया? 2। और बच गया क्या? ड्यूमा क्या थी? ड्यूमा आपकी क्या थी? पार्लियामेंट थी। 4 का 4। चलो देखते हैं एक बार। 1 का 3, तो 1 का 3 हमारे पास कहां मिल रहा है? एक ही जगह मिल रहा है। ठीक है, 2 1 सही है, 3 2 सही है, और 4 4 सही है। आंसर क्या जाएगा इसका? सी। आंसर क्या रहेगा इसका? सी। तो ऐसे हमने क्या देखे, कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस देखे जिसमें क्या थे, आपके मल्टीपल चॉइसेस ऑफ आंसर्स थे, और उनमें से आपको क्या करना था? एक सही ऑप्शन या सही सेट ऑफ ऑप्शंस आपको चूज करना था। तो यही है अचीवर्स लेवल क्वेश्चन या हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, आपको जैसे 4 ऑप्शंस मिलते हैं या 4 करेक्ट रहते हैं, तो उनमें से कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए। आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। बाकी बिगिनर्स लेवल क्वेश्चन की बात करें तो आप एक एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो उसमें, वो भी काफी काम आ जाता है। और तो और यहाँ पे जो है एलिमिनेशन मेथड काफी यूजफुल हो जाता है हमको किसमें? एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है क्लास 12 से लेके किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 के पूरे वीडियोस अलग अलग कोर्सेज के साथ, जैसे कि एनटीएससी, ओलंपियाड, नीट वगैरह वगैरह, बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स पे। हमारे वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हो तो आप आ सकते हो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल, साथ साथ आप हमारा क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और हमारी वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com, आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पे आप जब वीडियो देखते हैं तो आपको किसी भी टाइप का पेमेंट नहीं करना होता। यहाँ पे टोटल एंड टोटल एजुकेशन जो है वो 100% फ्री आपको देते हैं, कि 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद कोई भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा। टोटल फ्री एजुकेशन है। हमारे वीडियोस के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते बिल्कुल रहिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।